एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हल कर चुके थे। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 4। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है कि पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि आपको अच्छे से पता है, आपने ये अपनी तीसरी कक्षा में भी किया है कि आपको ये पद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो बच्चों, पद्यांश पढ़ते हैं और ये काम हम शुरू करते हैं। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी निरर्थक कोशिश को। तो बच्चों, ये हमारा ये हमारा पाठ्यांश था जिसको हमने पढ़ा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आपको देख के बताना है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा, लेकिन आपको इस पाठ्यांश में पढ़कर ही उत्तर लिखना है। खेत से लौटने के बाद दशरथ क्या किया करते थे? क्या किया करते थे? तो बच्चों देखिए, खेत से लौटने के पास इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? ये देखिए, खेत से लौटने के बाद दशरथ जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। क्या उत्तर लिखेंगे हम? ये जो हमारी पहली लाइन है, खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। दशरथ घंटों क्या करते रहते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर भी बिल्कुल आसान है। देखिए, दशरथ घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। यानी कि हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि दशरथ अकेले ही पहाड़ पर जाकर चट्टानों को काटने लगे। आप चाहे तो अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं या फिर आप जैसे ऊपर लिखा गया है गद्यांश में, वहां से भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो। गांव वालों का व्यवहार दशरथ माझी के प्रति कैसा था? बच्चों, गांव वालों का व्यवहार दशरथ माझी के प्रति कैसा था? तो हम क्या लिखेंगे? गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। या तो आप ये लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि गांव वालों का व्यवहार दशरथ माझी के प्रति अच्छा नहीं था, वे उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने गद्यांश के प्रश्नों को हल किया। अब नीचे आ जाइए, भाषा ज्ञान। अब हमारा भाषा ज्ञान आ गया, यानी व्याकरण से संबंधित। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, चलिए हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मैदान, मैदान का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? मैदान का आप भूमि कर सकते हो, खेत, खेत भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, भूमि, खेत, क्षेत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आंख, आंख का तो सभी को पता हो गया। नयन, चक्षु, नेत्र, ये सभी आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद देखो बच्चों, शाम। बच्चों, शाम का पर्यायवाची होता है संध्या, संध्या या सायकाल, शाम के पर्यायवाची शब्द है। पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची क्या है बच्चों? पहाड़ का पर्यायवाची होता है पर्वत, गिरी। पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची होता है अर्धांगिनी, भार्या। गांव, गांव का पर्यायवाची, गांव का पर्यायवाची होता है देहात। क्या लिखेंगे बच्चों हम? देहात। उसके बाद बैठक, बैठक का पर्यायवाची होता है सभा। जब सभा बुलाते हैं तो हम इंग्लिश में मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग को ही बैठक बोलते हैं और उसका ही पर्यायवाची सभा होता है। प्रशंसा, बच्चों, प्रशंसा का पर्यायवाची होता है तारीफ। क्या लिखेंगे हम? तारीफ। तो बच्चों, ये हमारे क्या थे? पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे देखें। बच्चों, आपको विलोम शब्द बनाने हैं अ, अन और नि लगाकर। जैसे सहयोग है,
ए उपसर्ग का प्रयोग, जो आगे लगते हैं ना बच्चों शब्दों से आगे, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिन शब्दों को आगे लगाकर नया शब्द बनाया जाता है उसे हम उपसर्ग बोलेंगे। तो ये सभी उपसर्ग है, इन उपसर्ग का प्रयोग हमें इनमें करना है ताकि विलोम शब्द बना सके। जैसे सहयोग है तो हमने ए उपसर्ग लगा के क्या किया, असहयोग। होनी तो अन का प्रयोग करेंगे, अनहोनी। आदर तो निशब्द का प्रयोग करेंगे, निरादर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। स्वस्थ तो हम ए का प्रयोग करेंगे, अस्वस्थ। ठीक है। भय तो हम निर का प्रयोग करेंगे, निर्भय। भय का विलोम क्या होता है बच्चों, निर्भय, यानी निर का प्रयोग किया हमने। भूतपूर्व तो यहाँ पे हम ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और क्या विलोम शब्द बनाएंगे, अभूतपूर्व। ठीक है। देखा तो अन का प्रयोग करेंगे, अनदेखा। ठीक है। अगला देखिए दोष, दोष में हम निर लगाकर इसका विलोम शब्द बनाएंगे, निर्दोष। तो बच्चों इन सभी उपसर्ग का प्रयोग करके हमने विलोम शब्दों को बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो बच्चों, जब हम शब्द के शुरुआत में लगाते हैं तो उन्हें उपसर्ग बोलते हैं, और शब्द के अंत में जब लगाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय तो इन प्रत्यय शब्दों को, जैसे पूर्वक, काय, ता, इक, पन, वाला, ये सभी क्या है बच्चों, ये प्रत्यय शब्द है। इनका प्रयोग हम शब्दों के पीछे लगा के करेंगे। ये देखो विशाल काय, तो हमने इसको अलग अलग कैसे किया, विशाल और काय। ऐसे ही आपको इन शब्दों को अलग करना है। जैसे पागलपन तो हम क्या लिखेंगे, पागल प्लस पन। ठीक है ना। आदर पूर्वक को कैसे लिखेंगे, आदर जमा पूर्वक। पारिवारिक, ये देखो इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग होगा, परिवार जमा एक, परिवार जमा एक। यहाँ देखिए गंभीरता, तो इसको हम लिखेंगे गंभीर प्लस ता, गंभीरता। ठीक है बच्चों। आगे देखो शारीरिक, तो हम यहाँ पे कैसे अलग करेंगे, शरीर जमा इक। ये वाला एक देखो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि हम इन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, शरीर जमा इक। उसके बाद देखो बच्चों, गांव वाला तो गांव प्लस वाला। धार्मिक, धर्म प्लस इक, धर्म प्लस इक। सामाजिक, समाज प्लस इक, समाज प्लस इक। और शैक्षिक का शिक्षा प्लस इक, ये वाला एक आएगा, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, शिक्षा प्लस इक। तो बच्चों ये प्रत्यय थे जिनको हमने इन शब्दों से अलग करके लिखा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, मुहावरा का वाक्य में प्रयोग। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये जो मुहावरे हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन हमें मुहावरों का अर्थ पता होना चाहिए, नहीं तो हम वाक्य सही तरीके से नहीं बना सकते। जैसे दम लेना, दम लेने का मतलब होता है जैसे कि आराम करना, सुस्ताना। ठीक है बच्चों, सांस लेना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, चलो हम अपने पाठ के आधार पर इनका वाक्य बनाते हैं कि दशरथ ने सड़क बना करके ही दम लिया, यानी कि उसने अपना काम पूरा करके ही आराम किया। ठीक है ना बच्चों। दम लेना का मतलब होता है आराम करना या सांस लेना। तो यहाँ पे हम क्या वाक्य बनाएंगे, दशरथ माझी ने सड़क निर्माण करके ही दम लिया। ठीक है। अगला देखो ख, हौसला पस्त करना। हौसला होता है बेटा हिम्मत, उत्साह, और पस्त का मतलब हरा देना, यानी किसी के उत्साह को कम करना, किसी की हिम्मत को तोड़ना। तो यहाँ पे हम इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, दशरथ माझी ने अपने उत्साह या अपनी हिम्मत से गांव के लोगों के हौसले पस्त कर दिए। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार हम वाक्य का प्रयोग करेंगे कि दशरथ माझी की हिम्मत देखकर लोगों के हौसले पस्त हो गए। आगे देखो, खिल्ली उड़ाना यानी मजाक करना या मजाक उड़ाना। तो क्या लिखेंगे हम इसका वाक्य में प्रयोग कि दशरथ माझी को मेहनत करते देख गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। दशरथ माझी को
मेहनत करते देख गांव वालों ने उनके खिल्ली उड़ाने शुरू कर दी। आप कैसे भी वाक्य बना सकते हैं, सही होंगे वो। बच्चों, हमारा अगला है काम में जोतना। तो काम में जोतने का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, यानी कि जहां पे बिना मन के काम करवाया जाए, जबरदस्ती काम में लगाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम कैसे करेंगे बच्चों, कि दशरथ माझी को बचपन में ही काम में जोत दिया। दशरथ माझी को, या आप ये लिख सकते हो, दशरथ माझी की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें काम में जोत दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे मुहावरों का हमने वाक्य में प्रयोग किया और उनका अर्थ भी समझा। चलो बच्चों आगे देखें। बच्चों, ये मूल्य आधारित प्रश्न है, यानी कि जिनके उत्तर आपको खुद लिखने होते हैं, सोच के बताने होते हैं। जैसे किसी काम की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, लिखिए। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि किसी की काम की सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है उस काम के प्रति लगन, हमारा उस काम के प्रति जुनून। अगर यही होगा तभी हम उस काम की सफलता पा सकते हैं। जैसे कि दशरथ माझी के साथ हुआ, उसे वो धुन का पक्का था, उसे लगन थी उस काम की, और जिसे उसने पूरा करके ही दम लिया। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अपने उन गुणों को लिखो जिनके कारण तुम भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, आपको अपने ऐसे गुण बताने हैं जिससे तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए बच्चों? सबसे पहले होनी चाहिए आपके अंदर हिम्मत, हौसला। दूसरा, उस काम के प्रति करने, उस काम को करने की लगन, और आपका आत्मविश्वास। ये सभी गुण आपको भविष्य में सफलता प्राप्त करवा सकते हैं। इनके द्वारा ही आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पाठ 3, जिसका नाम था माझी की राह, हमने इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और हमने अपना अभ्यास कार्य भी पूरा किया। तो बच्चों, आप इसका अभ्यास करिए, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगले कक्षा में हम फिर एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।